सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साई अकेडमी। सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साई अकेडमी पे। तो हमारे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी केली के पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी के बारे में, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था जो हमारे टाइप अप्रोचेस हैं पर्सनालिटी के टुवर्ड्स, उसको हमने डिस्कस किया था। So in the previous class we talked about Kelly's personal construct theory, and before that we discussed the type approaches to personality. So in today's class we'll discuss the trait approaches to personality. So without further ado, let's begin. So the very first trait theory that we are going to talk about today was given by Gordon Allport. So this Allport's trait theory that we're talking about was given by Gordon Allport in the year 1936. So Gordon Allport, if we talk about the very first time that he met Sigmund Freud, जब सबसे पहले वो एक बार एक ट्रेन पे एक जर्नी पे सिगमंड फ्रॉइड से मिले थे, तो उनके कॉन्वर्सेशन से उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो साइको एनालिटिक अप्रोच है दैट फोकसेस एक्सेसिवली ऑन योर पास्ट वर्सेस or rather it tries to overanalyze your situation and connects everything to your past, to your unconscious, versus behaviorism जो स्कूल है, गॉर्डन ऑलपोर्ट बिलीव्ड कि जो behaviorism है वो उतना डेप्थ में डाइव इन नहीं करता है एक पर्सनालिटी को समझने के लिए। तो गॉर्डन ऑलपोर्ट ने दोनों से ही डिसएग्री किया एक एक पॉइंट पे, और उन्होंने फिर अपना एक अप्रोच दिया टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी, दैट इज़ गॉर्डन ऑलपोर्ट्स ट्रेट थ्योरी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंग्लिश का डिक्शनरी उठाया और उसमें से ही कलेक्टेड सम 4000, थोड़ा ज़्यादा ही था, 4030 और 40 समथिंग, सो अराउंड 4000 उन्होंने वर्ड्स उठाए एक इंग्लिश के डिक्शनरी से जो डिफाइन करते हैं अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स को। सो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स एग्जिस्टेड इन सम इंग्लिश का डिक्शनरी। सो फ्रॉम देयर गॉर्डन ऑलपोर्ट ही पिक्ड अप ऑल दोज वर्ड्स एंड he categorized them into 3 basic types of traits. So that is what we'll study about now. जो भी उन्होंने 4000 वर्ड्स उठाए उनको उन्होंने अकॉर्डिंगली ग्रुप किया, कैटेगराइज किया। तो 3 डिफरेंट जो कैटेगरीज, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज गॉर्डन ऑलपोर्ट ने दिए हैं पर्सनालिटी को समझने के लिए, वो 3 ट्रेट्स को अब हम आगे समझेंगे। So now let's start talking about the 3 types of traits that Gordon Allport talked about. So the very first one here we have is the cardinal trait. These cardinal traits are basically dominant traits or ones that dominate your personality. Okay, for example, let us take personality like Mahatma Gandhi. So his dominant trait could be, we will write it here, if we take an example of Mahatma Gandhi, so a dominant trait of his would be non-violence. Or let us say some leader, if you take, that is very narcissistic, so that is something that dominates his entire personality. Or let us say Mother Teresa, who is very compassionate, so that one trait defines their entire personality. So that is also kind of rare, somebody being dominated by a certain personality trait. तो जो कार्डिनल ट्रेट्स है वो हमारे डोमिनेंट ट्रेट्स है जो हमारे पर्सनालिटी को डोमिनेट करते हैं। एक ऐसा ट्रेट जो हमें डोमिनेट करता है हमारे पर्सनालिटी को। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी का डोमिनेंट ट्रेट है नॉन वायलेंस। जैसे हम ले लेते हैं मदर टेरेसा का मे बी कंपैशनेट, या फिर ऐसा कोई लीडर है पास्ट में या प्रेजेंट में जिसको आप नार्सिसिस्टिक बोलते हैं, तो वो उसकी पर्सनालिटी को डोमिनेट करता है, बाकी सब ट्रेट से ऊपर रहता है वो। फिर हमारा आता है ऑल्सो ऐसे एक ही ट्रेट एक इंसान को डोमिनेट करे, दैट इज़ प्रिटी रेयर। नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्रल ट्रेट्स विच काइंड ऑफ दे आर जनरल ट्रेट्स विच you could say they form the basic foundation, or simply you could say they are general traits which we see in everyone, we could see in everyone. So they are those 5 or 10 traits like them. For example, we could take hardworking, we could take trustworthiness, we could take honesty. So these are little traits, or very rather than little, we'll say general traits that we can see is present in everyone. So for example, we can take
we can take honesty, we can take I don't know, trustworthiness. I hope you understand. Yeah, so these traits which are present in everybody, it could be jealous, or all these kinds of little things that are very basic, they are very general and could be present in everybody. So such 5 or 10 traits, they are known as central traits. Now yeah, so we'll talk about the secondary traits. Yeah, so secondary traits are ones that are कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। तो ये जो सेकेंडरी ट्रेट्स हैं, तो जो हमने सेंट्रल ट्रेट्स देखे वो ऐसे सिंपल या रादर जनरल ट्रेट्स हैं जो सब में ऐसे 5 या 6 10 ट्रेट्स मौजूद होते हैं, जो कि हम सब में देखते हैं, जो कि कार्डिनल के केस में रेयर है कि एक इंसान का एक ही ट्रेट डोमिनेट करे, दैट इज़ रेयर। वर्सेस अगर हम सेकेंडरी ट्रेट की बात करें, उसमें वो एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक ट्रेट्स की बात होती है। अगर हम एग्जांपल लें तो लेट्स से पब्लिक स्पीकिंग में आपको डर लगना, या आपका कॉन्फिडेंट होना, या फिर आपका प्रेफरेंस होना फॉर लेट्स से स्पाइसी फूड, तो ये एक तो आपका प्रेफरेंस होना फॉर स्पाइसी फूड, तो ऐसी चीज़ें जो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है वो आपकी होती है सेकेंडरी ट्रेट्स। तो वो ये हमारे 3 टाइप ऑफ ट्रेट्स हैं जिनकी बात गॉर्डन ऑलपॉट ने की थी। नाउ वी विल मूव ऑन। Okay, so now let us start with another concept that was given by Gordon Allport, that is known as functional autonomy. So यहाँ पे अगर हम वर्ड देखें autonomy, तो इसमें क्या देखा जाता है कि लेट अस से आप कोई भी एक एक्शन है किसी एक मोटिव से सीखते हैं। मे बी बचपन में आपको कोई मोटिव था कुछ भी एक सीखने का, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा वो जो मोटिव है वो चेंज हो सकता है, और पर फिर भी हम उस एक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो उस सेम एक्शन को करने के लिए यू कीप डूइंग द सेम एक्शंस बट विद अ डिफरेंट मोटिव एज यू कीप ग्रोइंग अप। सो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज फंक्शनल ऑटोनॉमी, कि कोई रीज़न है, कुछ भी है सॉरी, जिसकी वजह से आप एक पुराने हैबिट को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उसका मोटिव जो है वो बदल गया है। पुराने एक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं बट द मोटिव इज़ नाउ डिफरेंट। सो दैट पॉसिबिलिटी, दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी लाइक दैट विच माइट सीम लाइक कॉमन सेंस, बट दैट इज़ व्हाट इज़ फंक्शनल ऑटोनॉमी। तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं। इसके 2 टाइप्स दिए थे गॉर्डन ऑलपॉट ने। तो द फर्स्ट वन इज़ पर्सिवरेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी। तो पर्सिवरेंस जो एक वर्ड है उसका मीनिंग होता है, अगर हमें याद रखने में प्रॉब्लम हो तो पर्सिवरेंस का मतलब है कि आप परसिस्टेंटली एक कोई एक्शन को करते जा रहे हैं डिस्पाइट डिलेज इन अचीविंग सक्सेस या डिस्पाइट फेलियर्स। बेसिकली आप फिर भी उस एक्शन को करते जा रहे हैं, वो है हमारा पर्सिवरेंस। तो यहाँ पे अगर हम पर्सिवरेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी देखते हैं तो वहाँ पे हमारा एक कोई हैबिट है। फॉर एग्जांपल लेट अस से आपका जो जॉब था, लेट अस से देयर इज समवन हु इज़ अ न्यूज़ एंकर, ठीक है, वो न्यूज़ एंकर हैं और वो डिस्कशंस डिबेट्स होल्ड करते हैं अपने न्यूज़ चैनल पे। तो उनका काम है कि वो लेटेस्ट जितने भी न्यूज़ हैं, जितना भी चीज़ उनके अराउंड हो रहा है, उससे वो अपडेटेड रहें, बिकॉज अकॉर्डिंगली दे कैन यूज़ इट इन देयर डिबेट टू हैव अ हेल्दी डिबेट होपफुली। तो ये उनका एक हैबिट था कि क्योंकि उनका एक जॉब है, बिकॉज दे आर अ न्यूज़ एंकर, सो दे हैव टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट न्यूज़। तो ये तब था जब वो उनके पास एक जॉब था, बट जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी वो अपडेटेड रहते हैं एकदम, थोड़ा स्किम कर लेना भी नहीं, डिटेल में वो अपडेटेड रहते हैं, सारे न्यूज़पेपर्स को छानते हैं, पढ़ते हैं, इवन आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड। तो दैट इज़ अ हैबिट दैट इज़ फॉर्म्ड इन देम। अब ये अच्छे बुरे की बात नहीं है, आप बोलेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी बात है, जो कि है, बट द पॉइंट हियर इज़ कि अब तो उनका वो गोल नहीं रहा, वो टारगेट नहीं रहा, उनके पास वो जॉब नहीं रहा, उसके बावजूद एक हैबिट बिल्डअप हो गया है कि रोज़ सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो उसका मोटिव चेंज हो गया है। इट्स मोर लाइक यहाँ पे एक हैबिट बन जाता है, या एक हम बोलें एक रिपीटेटिव एक्शन बन जाता है वो, बिकॉज आप बहुत टाइम से करते आ रहे हो, तो अब भी आप उसको कंटिन्यू करते हो, तो जबकि आपका सेम मोटिव सेम आउटकम नहीं है। तो दैट इज़ आर पर्सिवरेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रोप्राइएट
फंक्शनल ऑटोनॉमी। तो इसमें बेसिक चीज़ हम देखते हैं कि यू बिकम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर से आपका जो मोटिवेशन आता है, आपके जो वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उससे अलाइन करता है आपका जो भी आप एक्शन दिखा रहे हैं। आपका मोटिव जो है वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो अंदर से आपको जो आपके वैल्यूज से कोलाइड करता है, वॉट एवर कोइंसाइड्स विथ योर वैल्यूज, दैट इज़ वॉट यू डू। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से देयर इज somebody who started painting, who started drawing, sketching, painting to relieve their stress। वो अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए मे बी किसी ने पेंट करना, ड्रॉ करना शुरू किया, बट धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज़ किया कि दे आइडेंटिफाई विद आर्ट, और दे लव डूइंग आर्ट, एंड दे लाइक टू बी आइडेंटिफाइड एज बीइंग एन आर्टिस्ट, एज अ पेंटर। तो फिर वो धीरे धीरे उनका जो एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक एक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक भी नहीं बोलेंगे, उनका मोटिव बल्कि डिफरेंट था। पहले उन्होंने स्ट्रेस के साथ कोप करने के लिए शुरू किया था आर्ट, बट नाउ दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू कंटिन्यू पेंटिंग। तो अभी आपके वैल्यूज़ के साथ, मॉडल्स के साथ वो कोइंसाइड कर रहा है और अकॉर्डिंगली आप एक एक्शन दिखा रहे हैं। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने देखा कि पहले एक मोटिव कुछ और था आपका, मे बी उस इंसान का जॉब, फिर धीरे धीरे एक हैबिट बन गया उनका उस सेम एक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। वैसे ही प्रोक्राइट में हम देखते हैं कि पहले आप शुरू करते हैं एक डिफरेंट मोटिव से, मे बी आपको स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, बट धीरे धीरे आप इंट्रिंसिकली मोटिवेट होते हैं और आपके वैल्यूज़ के साथ वो कोइंसाइड करता है, और फिर आप उस वजह से उस हैबिट को, उस सेम एक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज़ वॉट आर फंक्शनल ऑटोनॉमी इज़। नाउ वील मूव ऑन टू Cattell's approach to personality. Let us now talk about Cattell's trait theory. So this theory, Cattell's trait theory, when we say Cattell, we mean, you must have heard of maybe, was given by Raymond Cattell. Please pay attention to the spelling. It's not Cattell, it's Cattell. So Raymond Cattell was the one who gave the another kind of trait theory, and his theory was more scientific in nature. It was more empirical, based on data. So we'll study how, but another important point here is that he used factor analysis to give his entire theory to study the different kinds of traits which he believed was the building blocks of personality. So Cattell के अकॉर्डिंग जो अलग अलग कुछ ट्रेट्स हैं वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वही एक बेसिक फाउंडेशन है एक पर्सनालिटी को बिल्डअप करने के लिए। तो उन सारे ट्रेट्स को देने के लिए, स्टडी करने के लिए, उनका जो उन्होंने एक टेस्ट दिया था 16 PF, उसकी बात भी हम करेंगे ब्रीफली। तो वो देने के लिए, अपने पूरे थ्योरी को फॉर्म करने के लिए Cattell ने फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया था। और भी उन्होंने एक मावा करके वो है अप्रोच, उसकी भी बात की थी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक रादर, तो उसकी हम बात करेंगे। बट बेसिकली हियर वी सी कि फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया था Cattell ने अपने थ्योरी को देने के लिए। तो अब हम बात करते हैं एक सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्सनालिटी इक्वेशन से। So Raymond Cattell gave a personality equation to basically understand how the individual would respond in a certain situation. So our equation here is R is function of the stimulus and the personality of the individual. So let's not get too overwhelmed. We'll understand this simply. तो ये हमारा F है। Basically when we say something is the function of this variables, so these variables are used to describe this. तो हम simply समझते हैं कि जैसे R है हमारा, हम यहाँ पे लेबल कर देंगे, R है हमारा response, S है हमारा stimulus और P है हमारी पर्सनालिटी। तो व्हेन वी से फंक्शन वी मीन कि जो स्टिमुलस है और जो पर्सनालिटी है ये दोनों मिलके तय करते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा एक सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल लेट अस से एक सिचुएशन, एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है।
तो उस कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन को, कोई भी टाइप का कोई झगड़ा हो, कुछ भी हो, तो कोई भी कहीं पे कुछ एक बात बहुत बढ़ गई है, तो ये एक सिचुएशन हुआ, एक स्टिमुलस हुआ। अब उस पर हमारा रिस्पॉन्स कैसे होगा, ना केवल वो डिपेंड करता है हमारे स्टिमुलस पे कि कैसे सिचुएशन है, कैसा कॉन्फ्लिक्ट है, बट इस पे भी कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है। तो इस पर हम बहुत डेप्थ पे नहीं जाएंगे, बिकॉज ये इस इक्वेशन को समझना बस इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा एक सर्टेन सिचुएशन में, वो हमारे सिर्फ सिचुएशन पे नहीं बल्कि पर्सनालिटी पे भी, हमारे खुद की पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं उस पर भी डिपेंड करती हैं। सो डिपेंड करती है व्हेन वी से दैट इज़ व्हेन द फंक्शन कम्स इनटू प्ले। तो आवर रिस्पॉन्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन आवर स्टिमुलस बट ऑल्सो ऑन द personality. So this is our basic personality equation that was given by Raymond Cattell. Now let us move on. Now Cattell talked about two types of many types of traits he talked about, but these are basic two categorizations that he very firstly gave. So the two are surface traits and source traits. So also based on the source traits particularly, the 16PF was formed. So we'll talk about that later. So these two ये दो important categorization mainly दिया था सबसे पहले कटेल ने। तो जो surface traits हैं हमारे, वो यहाँ पर हमने लिख के रखा है, वो observable होंगे, easily visible होंगे, मतलब जैसे हम अभी बात करते हैं, जो लेस स्टेबल होंगे और वो वेरी करेंगे अक्रॉस सिचुएशंस एंड टाइम। तो ऐसे ट्रेट्स जो इजीली ऑब्जर्वेबल हैं, आप किसी में देख सकते हैं, देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे क्या वो इंसान शाई है, क्या वो चेयरफुल है, टॉकेटिव है, और ऐसी चीज़ें कि क्या पता वो एक सिचुएशन में शाई हो, दूसरे सिचुएशन में ना हो। तो वो लेस स्टेबल होते हैं और डिफरेंट सिचुएशन में वेरी कर सकते हैं। एक सिचुएशन में मे बी इंसान टॉकेटिव है बट एक और सिचुएशन में नहीं है। तो ये हमारे सरफेस ट्रेट्स हैं जो ऑब्जर्वेबल हैं और जो डिफ़र कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। सेकेंडली वी हैव आवर सोर्स ट्रेट्स जो कि अंडरलाई करते हैं, जो विच लाई बीनीथ आर सरफेस ट्रेट्स। तो वो फंडामेंटल ट्रेट्स हैं जो एज आई सेड दे शेप आर सरफेस ट्रेट्स। तो उसके नीचे वो लाई करते हैं, जो शेप करते हैं हमारे सरफेस ट्रेट्स को, दैट आर आर सोर्स ट्रेट्स। तो ये दे आर मोर स्टेबल, दे आर फंडामेंटल, more stable and consistent over situations and time. तो जैसे हाँ, कटेल ने 16 सोर्स ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए थे। अब कैसे किए थे, जो कि हमने पहले बात की थी, फैक्टर एनालिसिस के थ्रू कटेल ने 16 सोर्स ट्रेट्स बनाए थे और उसी के बेसिस पे कटेल ने अपना 16PF दिया था। तो जो अंडरलाइन ट्रेट्स हैं, जो स्टेबल रहते हैं, जो कंसिस्टेंट रहते हैं ओवर टाइम एंड प्लेस सिचुएशन, दैट इज़ आर सोर्स ट्रेट्स। तो एग्जांपल अगर हम देखें कि वार्मथ, एक इंसान में वार्मथ है कि नहीं, इमोशनली वो स्टेबल है कि नहीं, क्या वो डोमिनेंट है, क्या वो इंटेलिजेंट है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो डीप डाउन दे लाई, यू कैन नॉट ऑब्जर्व देम, कि आप हमेशा ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि क्या ये इंसान इमोशनली स्टेबल है, कि क्या ये डोमिनेंट है कि नहीं। लेकिन ये ऐसी ट्रेट्स हैं जो आप में रहती हैं, स्टेबल रहती हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती हैं और इजीली एज आई सेड ऑब्जर्वेबल नहीं है। सो दीज आर आर सोर्स ट्रेट्स। सो दीज आर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशंस. Next we'll move on to the next type of categorization. Now another short categorization would be our constitutional traits and our environmental mold traits. तो जो हमारे source traits हमने पढ़े, जो 16 source traits की हमने अभी बात की थी, उनको फिर दो कैटेगरीज में कटेल ने डिवाइड किया था. एक हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स विच आर बेसिकली जेनेटिकली डिटरमाइंड ट्रेट्स. ओके, एंड वी हैव आवर एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स. जैसा कि ये देख के आपको लग रहा होगा एनवायरनमेंट से, यानी कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी जो लर्निंग्स है, कल्चर है आपका जो, उससे आप जो भी चीज़ें सीखते हैं, दैट फॉर्म्स आर एनवायरमेंटल ट्रेट्स. तो कॉन्स्टिट्यूशनल में फॉर एग्जांपल हमारा आ जाएगा कि हमारा जेनेटिकली जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, टेम्परामेंट हो गया, आपका कैसा रहता है यूजुअली, तो दैट इज़ आर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट. वर्सेस अगर हम एनवायरमेंटल मोल्ड की बात करते हैं, तो जो आप रह के एक कल्चर में धीरे धीरे सीखते हैं, जैसे कि आपकी वैल्यूज़ हो गए,
वैल्यूज़, मॉडल्स, प्रिंसिपल्स हो गए, आपके हॉबीज़ हो गए, इनफैक्ट आपके सोशल स्किल्स आप सीखते हैं आपके आसपास के लोगों को देख के, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं. सो दैट आर आर एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसे हैं जो आप पैदा होते ही सीखते हैं, जेनेटिकली सीखते हैं, इननेट आपका होता है. सो दैट इज़ अ वेरी बेसिक कैटेगराइजेशन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ अनदर कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन द बिहेवियरल फंक्शन, कि आपका बिहेवियर कैसे गाइड होता है, कैसे दिखता है, क्या रीजंस हैं उसके पीछे. तो उसके बिहेवियर की अगर हम बात करें तो 3 कैटेगराइजेशन फिर से दिए थे कटेल ने. तो इन सबको बहुत सारे जैसे कैटेगराइजेशन है, आपको सिर्फ उनका मीनिंग याद रखना है. बेसिस यूजुअली नहीं पूछा जाता है, आपको बस उन सारे वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए. सो द फर्स्ट वन इज़ डायनेमिक. डायनेमिक में आपका जो सिंपली स्पीकिंग मोटिव क्या है आपका बिहेवियर दिखाने के लिए, क्या आपका एम्बिशन है, क्या आप कॉम्पिटिटिव हैं इसलिए. तो एक कोई भी सर्टेन एक्शन के लिए आपका मोटिव क्या है, बिहेवियर के मोटिव क्या है आपका, दैट इज़ अ डायनेमिक trait. So that is for example ambition और competitiveness. Next is ability, कि आप में क्या वो क्षमता है करने की, या ऐसी कौन सी आपकी क्षमता है जो आपको बेटर एक काम करने में हेल्प कर सकती है. सो फॉर एग्जाम्पल हमारा इंटेलिजेंस हो गया या क्रिएटिविटी हो गई, इस टाइप की चीज़ें हमारी एबिलिटी ट्रेट्स में आती हैं. नेक्स्ट वी हैव अ टेम्परामेंट, कि आप किसी भी सिचुएशन में कैसे हैबिचुअली आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, एक इमोशनल आपका रिस्पॉन्स किस टाइप का होता है, दैट इज़ आर टेम्परामेंट. और फॉर एग्जांपल कि आप यूजुअली काम रहते हो किसी भी सिचुएशन में, कि एक्साइटेड रहते हो, तो दैट इज़ आर टेम्परामेंट टाइप ऑफ टेम्परामेंट ट्रेट that comes under a behavioral classification of traits based on behavioral function. Now let's move on to the final categorization. Now on to our final categorization is our common traits versus unique traits. So unique, first we will start with the common traits. So these are ones that are shared by a group of people, by a group in general. Okay, so common traits का अगर हम example लें, या पहले हम समझ लेते हैं कि सो कॉमन ट्रेट्स आर शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्सेस यूनिक ट्रेट्स आर वंस दैट आर इंडिविजुअल स्पेसिफिक, की वुड वेरी करता है वन पर्सन टू अनदर एंड दे कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पीपल. फॉर एग्जाम्पल कॉमन ट्रेट्स में अगर हम देख लें कि हम कोई इमोशन ले लेते हैं, लेट अस से एंगर. तो अगर हम इसमें एंगर देखें, ठीक है, प्लीज़ एक्सक्यूज योर हैंड राइटिंग. सो अगर हम एंगर देखते हैं, वो एक कॉमन ट्रेट है जो बहुत लोग शेयर करते हैं, बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं. बट उस एंगर को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप रो देते हैं, कि क्या आप चिल्लाते हैं, कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं. सो दैट दोज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज दैट यू एक्सप्रेस योर एंगर. सो दैट इज़ वॉट यूनिक ट्रेट इज़, जो आपको एक दूसरे इंसान से डिस्टिंग्विश कर सकता है. सो कॉमन ट्रेट हमारा एक इमोशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल एंगर, और यूनिक ट्रेट हो गया कि आप उस एंगर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं. सो नाउ ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. तो अब हम देखते हैं कि पर्सनालिटी को समझने के लिए कटेल ने क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज़ किए थे. क्या उनको क्या लगता था कि किस किस टाइप के डेटा कलेक्ट करने से, उनको एनालाइज करने से, अंडरस्टैंड करने से हम पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड एक इंडिविजुअल की कर सकते हैं. So Cattell believed that we need to collect different kinds of data of an individual, of a group of individuals, to understand their personality, to understand which type of personality trait they are showing. So 3 types of data Cattell used to understand traits, to understand personality. The first is L data. तो L data में what we talk about is the life record data. For example, अगर हम देखें कि academic records, अगर कोई स्टूडेंट है, या फिर अगर हम देखें उसका वर्क परफॉर्मेंस की ऑफिस में वो किस टाइप का परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उनका लाइफ डेटा, लाइफ रिकॉर्ड डेटा हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है डेटा. जैसे कि कटेल का अगर हम 16 PF की बात करें, तो इस टाइप के जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं उनका यूज़ करके देखना कि क्या किस टाइप का पर्सनालिटी ट्रेट निकल के आ रहा है उस इंडिविजुअल का. फाइनली वी हैव टी डेटा. दिस इज टी. सो वी हैव टी डेटा जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है. नाउ दीज माइट सीम सिमिलर, क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, बट ऑब्जेक्टिव टेस्ट से कटेल का मतलब था बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स.
तो प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करें कि एक सिचुएशन में एक इंडिविजुअल कैसे परफॉर्म करता है, या हमेशा उस टाइप का क्या वो रिपीटेटिव वो पैटर्न दिखाता है। तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जब हम समझने की कोशिश करते हैं ट्रेड्स को, उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को, सो दैट वुड बी आर टी डेटा. So what it literally means is the objective test data, and what that means is what Cattell meant by that was experiments. And Q data में we have, as the name suggests, questionnaire. तो जैसे कोई भी standardized personality questionnaire, और क्योंकि Cattell ने 16 PF ही दिया था, तो 16 PF की बात उन्होंने की है Q डेटा में. और L डेटा में लाइफ रिकॉर्ड होता है कि किसी भी टाइप का रिकॉर्ड, जैसे एकेडमिक्स में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या फिर आप अगर वर्क कर रहे हैं तो आपका वर्क परफॉर्मेंस कैसा है. सो दैट इज़ अ लाइफ record data. So now on to a few small concepts, and then we'll end our today's class. Now let us talk about these final topics, these very small topics which we so the 16 PF is something we'll talk about in detail in the third unit when we talk about the all kinds of tests, all kinds of personality tests. तो 16 PF जो हमारा 16 पर्सनालिटी फैक्टर आपको पता होगा, लिखने की आई होप ज़रूरत नहीं है. तो एक चीज़ ये है कि इसमें हमने जो अभी पढ़ा, इसमें Q डेटा का यूज़ होता है, और दूसरी चीज़ इसमें जो 16 सोर्स ट्रेट्स की बात हुई थी उसको समझने की कोशिश की जाती है. तो ये बेसिक हम इतना जान के रखते हैं कि 16 PF जो कटेल ने दिया था, 16 पर्सनालिटी फैक्टर, दैट यूजेस Q डेटा एंड दैट focuses on understanding the 16 source traits that were discussed by Cattell. Now finally we talk about this statistical technique called multiple abstract variance analysis, which usually does not come in detail. So we need to know the basics that Cattell was the one, जो कटेल थे उन्होंने ही इस टेक्निक को दिया था, इन्वेंट किया था, या सॉरी दिया था. और पर्पस क्या था, ये समझने के लिए कि the traits are they the result of genetics or the environment. तो जो हमारा मावा है, इसको हम मावा अगर बोलते हैं, नॉट दैट मावा, तो मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस जो है, इसमें जो इसको कटेल ने दिया था, कटेल इंट्रोड्यूस, he invented this technique, this statistical technique, to understand whether the traits that we studying is that influenced by genetics or by our environment. So that is why he gave this statistical technique. So we need not study this in detail. अभी तक at least वो डिटेल में नहीं आया है. So we will not waste our time. So this is all about so this is it for our today's class. In this class we talked about Cattell's as well as Gordon-Allport trait approach. The next class, जो अगला क्लास है, उसमें हम और दो important approaches, Eysenck और बिग 5 पर्सनालिटी जो ट्रेट्स है, डिमेंशंस हैं, ओशन जो हैं जिनको बोलते हैं, उनकी बात करेंगे. तो उसके बाद हमारा ट्रेट अप्रोच खत्म होगा. सो दिस इज टुडे वी डिस्कस 2 theories और अप्रोचेस. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस 2 more approaches, trait approaches towards personality, and then we will be done with the trait approaches. So thank you so much for joining in. Please do like, share and subscribe if you liked our class. Thank you so much. Have a nice day.